गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करते हैं पृथ्वी की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत। तो हमारे दूसरे सोर्स हैं अप्रत्यक्ष सोर्स। वो थे प्रत्यक्ष, जो कि हमारे पास धरातल के रूप में बाहर ही उपलब्ध हैं या हमारे सामने, जिनको हम देखकर आकलन कर लेते हैं। तो दूसरे हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या आता है कि जो पृथ्वी के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, प्रत्यक्ष हम तो देख नहीं सकते, तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। खनन प्रक्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। कि अगर कोई बिल्कुल ड्रिल करके या कोई अन्य प्रक्रिया से धरातल के अंदर जाना शुरू करता है, तो कुछ किलोमीटर के बाद लगभग हर बार तापमान में परिवर्तन होता रहता है और लगातार तापमान बढ़ता रहता है। हमें यह भी पता नहीं है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई पर पदार्थों के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है कि प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन हम आगे जो लेसन आएगा उसमें देखेंगे कि कितनी किलोमीटर की गहराई पर कितने मीटर की गहराई के बाद तापमान में परिवर्तन हो जाता है और कौन सा पदार्थ वहाँ पर पाया जाता है। जो हम ये तापमान परिवर्तन की बात करते हैं, ये मान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से हमारा अंदर की तरफ कार्य या ड्रिलिंग जा रही है, तो यहाँ पता लगाना कि इस तापमान में या इस अक्षेत्र के अंदर कितना तापमान बढ़ा है, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसके बाद इस तापमान में कितने पदार्थ पाए जाते हैं, यहाँ के क्षेत्र में कितने पदार्थ पाए जाते हैं। हम मान लेते हैं अगर ये 600 मीटर पे है तो ये 1200 मीटर पे है, ये 1800 मीटर पर है, ये 2400 मीटर पर है। तो इस प्रकार से इतनी गहराई में कौन कौन से तापमान पर कौन कौन से पदार्थ विद्यमान होते हैं, ये पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं भी हैं। जो हम उल्काएं क्या होती हैं? उल्का जो आसमान में बिल्कुल एक पत्थर के टुकड़े जो पृथ्वी की तरफ आते हैं या अंदर की तरफ आ जाते हैं, आसमान से नीचे की तरफ गिरते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल जाते हैं, उनके अंदर आग लग जाती है, जिससे वो राख के रूप में हमारे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बहुत सारे उल्का तो हमारे आकाश, हमारे वातावरण के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुँच जाते हैं। कुछ एक उल्कापिंड धरती तक पहुँचे हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ और पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग से प्राप्त नहीं होती। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो उल्काएं आती हैं, उल्काओं की संरचना अलग प्रकार से होती है और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो एक अलग प्रकार की संरचना है। तो इस प्रकार से दोनों का अध्ययन करने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पृथ्वी की उपलब्ध जानकारी इनके अनुसार मिलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिससे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ है जिन पदार्थों से, उसी पदार्थों से हमारे इनका भी, उल्का पिंडों का भी निर्माण हुआ है और इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे ये काम आएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अन्य प्रत्यक्ष स्रोतों से गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधित क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता, बल्कि जो गिरने की चीज़ें हैं, जैसे कई जगह तो हो सकता है कि बहुत जल्दी से चीज़ें नीचे की तरफ अट्रैक्टिव हों और कई जगह हो सकता है कि वो दूर से अट्रैक्टिव हों या देरी से अट्रैक्टिव हों, जल्दी ना गिरती हों। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। ये गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर तो अधिक एवं भूमध्यों पर कम होता है। ये ध्रुव और भूमध्य क्या होते हैं? जो पृथ्वी के हमारे हिस्से होते हैं। जैसे हमने यहाँ पृथ्वी बनाई थी, ये पृथ्वी थी, तो जो ये हमारा ये सिरा है, ये ऊपर का, और ये यहाँ तो क्या होता है, इन सिरों पर तो गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है हमारे यहाँ पृथ्वी को बीच से काटती है, इस पर गुरुत्वाकर्षण कम मिलता है। क्योंकि सिरों पर गुरुत्वाकर्षण की वजह क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही बदल जाता है और पृथ्वी के अंदर पदार्थों का
वितरण भी इन विविधताओं को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की विविधता अनेक कारणों से प्रभावित होती है। इस विविधता को गुरुत्वाकर्षण विसंगति यानी ग्रेटिव एनमलिंग कहा गया है। गुरुत्वाकर्षण विसंगति गुरुत्व विसंगति हमें भूपृष्ठ के पदार्थों के द्रव्यमान वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वे होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वेव सर्वे होते हैं, उससे भी भूपृष्ठ के चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी देती हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम इनको आगे, जैसे भूकंप है, हम भूकंप को देखते हैं कि भूकंप किस प्रकार से आता है। जो भूकंप है वो एक तरंगे हैं। भूकंप कोई अंदर से हिलने वाली कोई चीज़ नहीं है, वो एक तरंगे हैं। वो किस प्रकार आती हैं? भूकंप तरंगों का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये इन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है। इस चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ तरंगे हैं। जैसे हमारे पास ये पी तरंग है, एस तरंग है, ये आपस में किस प्रकार से कार्य करती हैं, तब इनसे हमें भूकंप कैसे आता है वो देखते हैं। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपना, कि पृथ्वी कंपन आ जाती है पृथ्वी के अंदर। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब धरातल के अंदर, पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है, उससे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। जब वो एक साथ अलग अलग दिशाओं से एकदम बल के साथ बाहर आती हैं, एक सिरे से बाहर आती हैं, तो वो एकदम से कंपन पैदा कर देती हैं। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भ्रंश होता है कि जो हमारी ये परत है, पृथ्वी को जो सेलों के निर्माण से लगातार इन परतों के नीचे बनाया जाता है, तो इनके जो सिरों से ये सिरे हैं, इन सिरों में से जो भी सेलें बनी हैं, उनसे ऊर्जा निकलती है। भूपृष्ठ की सेल में गहरे दरार भी भ्रंश ही होती हैं। जो इनके बीच दरार आ जाती है, क्योंकि उनका भी एक अलग सिरा बन जाता है, तो वहाँ भी इनके अंदर बिल्कुल सिरा बन जाता है, भ्रंश बन जाता है। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा से गति करते हैं। अगर हमारे पास एक साइड की ये है और दूसरे साइड की ये है, तो ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में फेंकने का काम करते हैं, न कि मिलाने का। जब एक दूसरे को फेंकने का कार्य करते हैं, तो इसमें जहाँ ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं, उनके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। आगे की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। मतलब जहाँ से हमारा भूकंप आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो दोनों आपस में क्या करते हैं, पहले तो एक दूसरे को विपरीत दिशा में प्रभाव देते हैं, एक दूसरे को अलग अलग दिशा में भेजने का कार्य करते हैं। लेकिन जिस वक्त इनमें एक समय में घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, तो ये एकदम से एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं और इनकी आकृति अलग अलग प्रकार से दूर हो जाती है। वैसे ये सामान्य प्रक्रिया में क्या होते हैं, एक दूसरे को खींच कर रखते हैं ताकि इनका प्रभाव आपस में एक दूसरे के साथ बना रहे। लेकिन प्रभाव कम होते ही एकदम दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे हम चुंबक का उदाहरण लेते हैं कि चुंबक के आप अगर दोनों पॉजिटिव सिरों को मिलाओगे तो मिलेंगे नहीं, वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। अगर आप उनकी दूरी लगातार बढ़ाते रहोगे, तो वो गुरुत्वाकर्षण उनका वो खींचने की जो फेंकने प्रक्रिया कम होती रहेगी और नज़दीकी से ज़्यादा होती रहेगी। उनके एक पॉजिटिव नेगेटिव सिरे को मिलाने से ही आप उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, मतलब जहाँ से हमारा भूकंप की या ऊर्जा की क्रिया शुरू होती है, उसे उद्गम का स्थान या फोकस कहा जाता है। इसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर अवकेंद्र भी से कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, अधिकेंद्र एपिसेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र क्या होता है कि जहाँ पर भूतल का वह बिंदु जो उद्गम स्थान के बिल्कुल नज़दीक होता है। जैसे कोई चीज़ मान लेते हैं इसमें कि हमारे यहाँ इस साल के अंदर से कोई प्रक्रिया ऊर्जा शुरू होती है, लेकिन इसके आसपास जो भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। और जो हमारा अवकेंद्र है वो होता है ये जहाँ से ऊर्जा निकलती है।
अधिकेंद्र पर सबसे अधिक तरंगों को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि अगर जैसे हमने अभी बताया था कि अगर ये मापक है और यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, तो ठीक इसके ऊपर का जो अक्षेत्र होगा, यहाँ से कोई पदार्थ होगा तो क्या करेगा, वो एक 90 डिग्री के एंगल पर वहाँ से काम करता है। यहाँ से यहाँ किया तो यहाँ से इस प्रकार के एंगल पर कोई पदार्थ काम करता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो झटके हैं या जो तरंगे निकलते हैं उनको महसूस किया जा सकता है बिल्कुल अलग डिग्री से।